श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है गंभीर रोगों में क्रिटिकल केयर की भूमिका। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह। डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह शहर के जाने माने सीनियर कंसल्टेंट और हेड हैं क्रिटिकल केयर। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मुझे इस अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने का। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये क्रिटिकल केयर है क्या, इससे आम श्रोता क्या समझे। क्रिटिकल केयर अगर हम आम जनता की भाषा में बात करें तो ये मेडिकल साइंस का वो ब्रांच है जिसमें कोई भी मरीज जो कि या तो उसको एक्यूट एक्सीडेंट हो गया है या एक्यूट किसी बीमारी लाइक हार्ट अटैक हो गया है या स्ट्रोक हो गया है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज का इलाज हॉस्पिटल के एक ऐसे एरिया में गहन चिकित्सा विभाग बोलते हैं जिसको क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट या इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो कि डेडिकेटेड टीम होती है जिसको हेड करते हैं इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट उनको बोलते हैं, उनको इंटेंसिविस्ट भी बोलते हैं। और साथ में और भी एसोसिएटेड कंसल्टेंट, नर्सिंग, पैरामेडिक्स की टीम होती है जो कि ऐसे मरीज कई देखभाल और उनकी विस्तार पूर्वक इलाज और उनकी देखभाल इलाज जो करते हैं उनको हम क्रिटिकल केयर बोलते हैं। क्रिटिकल केयर का एक्चुअल में कंसेप्ट देखा जाए तो ये बहुत पुराना भी नहीं है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को एक क्रिटिकल केयर की जो मॉनिटरिंग है उसको लेकर के हम सभी जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल हुआ करती थी, उन्होंने इस कंसेप्ट को सबसे पहले आगे बढ़ाया। ये बात है 1850 क्रिमियन वॉर की, जिस वक्त बहुत सारे गंभीर जो है सैनिक इलाज के लिए आते थे बट उनकी देखभाल और नहीं हो पाती थी, अच्छा केयर नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से उनकी बहुत सैनिकों की मृत्यु होती। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये कंसेप्ट लाया कि उन्होंने सबसे पहले एक मॉनिटरिंग, ऐसे मरीज को सबसे पहले बेस्ट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, फिर आगे उसका मैनेजमेंट किया जाता है। इनको बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग करना होता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल उस समय कोई भी सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, जस्ट सिंपली नर्सिंग स्टेशन के ही सामने ऐसे मरीजों को रखना शुरू करा सो दैट उनका ये बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग और इलाज हो पाए। उसके बाद 1952 में ये डेनमार्क के एनेस्थेटिस्ट थे एब्सेन, उन्होंने सबसे पहले जब पोलियोमाइलाइटिस 1952 में कोपेनहेगन में इसकी पोलियोमाइलाइटिस की एपिडेमिक फैली तो उस समय बहुत सारे जो है व्यक्ति जो है सांस न लेने की वजह से मर जा रहे थे, बिकॉज ये सिंपली जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करा। तब उस समय उन्होंने नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का एक कंसेप्ट लाया बट वो कुछ सक्सेस नहीं हो पाया। तब उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का कंसेप्ट लाया और 1953 में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे पहला जो इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट या इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट का एक हॉस्पिटल में जो स्टार्ट किया गया वो क्रेडिट जाता है डेनमार्क के एनेस्थेटिस्ट एब्सेन की। उन्होंने इस कंसेप्ट को लेकर के स्टार्ट किया। उसके बाद 1960 ऑनवर्ड्स ये जो डिपार्टमेंट है और जो ये ब्रांच है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आज की डेट में क्रिटिकल केयर एक स्पेशलिटी रादर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, जहां पर जो मरीज होते हैं जैसे एक्सीडेंट के केस आ गए, मरीज विद एक्यूट हार्ट अटैक के आ गए, लीवर फेलियर के आ गए, तो इसमें ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग और उनकी केयर करी जाती है जो एक या मोर देन वन ऑर्गन के फेलियर, जिसको हम कह सकते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर होते हैं, जिनको प्रॉपर इंटेंसिव मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट की जरूरत होती है, तो उसको हम क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट या इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट बोलते हैं। बड़े विस्तार से और इसका इतिहास आपने बताया कि किस तरह से ये जो डिपार्टमेंट है धीरे धीरे कर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के रूप में परिवर्तित हो गया और आज गहन चिकित्सा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि जो बहुत ही गंभीर रोग हैं उसमें हम काफ़ी लोगों को बचा पाते हैं। जी बिल्कुल, इसके चलते डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, जब हम गंभीर रोगों की बात करते हैं तो ख़ास तौर पर जो हृदयघात, स्ट्रोक, जिसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, इनमें तुरंत क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है। थोड़ा बताएं कि एक आम व्यक्ति इसको किस तरह से समझे कि जितनी जल्दी हम किसी मरीज को अस्पताल तक पहुंचा पाएं, और ऐसे अस्पताल जहां पर गहन चिकित्सा की सुविधा है तो मरीज को बचाना मुमकिन हो जाता है। जैसे सर आपने कहा कि एक मरीज मान लीजिए हार्ट अटैक के साथ है, तो हार्ट अटैक एक तरह से बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें टाइम मैटर करता है, वहाँ मिनट भी नहीं बल्कि सेकंड्स मैटर करते हैं। तो ऐसे मरीज जितने जल्दी वेल इक्विप्ड सेंटर है जहाँ पर क्रिटिकल केयर और कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की सुविधा है, तो ऐसे मरीज हम गोल्डन आवर बोलते हैं इसमें। अगर ऐसे मरीज विद इन 1 आवर आ जाते हैं तो इनमें 99.99% बचने की संभावना और उनके आउटकम बेहतर होती है। तो अगर हम जैसे क्रिटिकल केयर की बात करें कि अगर एक हार्ट अटैक मरीज एक्यूट हार्ट अटैक के साथ आ रहा है तो उसमें क्रिटिकल केयर का क्या रोल है,
तो मान लीजिए एक मरीज हार्ट अटैक के साथ आता है, तो कई बार वो पेशेंट्स जो होते हैं शॉक में आते हैं। मतलब हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हमारी हार्ट की किसी मेजर नसें होती हैं, 3 जो मेजर नसें होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, उनमें किसी में अचानक कोई क्लॉट आ गया या ब्लॉकेज हो गई। तो ऐसे मरीज कई बार होते हैं शॉक में आते हैं, जिनका मतलब अपना ब्लड प्रेशर नहीं आता है और उनके सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इमीडिएटली इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट का जितना इंपॉर्टेंट रोल है, साथ में इंटेंसिव केयर और क्रिटिकल केयर टीम का भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट को हम इमीडिएटली इमरजेंसी में ही क्रिटिकल केयर की टीम आकर के उसको वहां टैकल करती है। तो ऐसे पेशेंट मान लीजिए अगर वो शॉक में है, तो इमीडिएटली हम इनको जो है शॉक मैनेज करते हैं। शॉक का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर अपना नहीं आ रहा है, मरीज की धड़कन और हृदय की गति जो है धीरे धीरे कम हो रही है और मरीज शॉक में जा रहा है और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसे मरीज को इमीडिएटली हम शॉक मैनेज करते हैं। उनको अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहीं पर इमरजेंसी में ही क्रिटिकल केयर की टीम है, उनकी सांस की नली में ट्यूब डाल करके हम वेंटिलेटर पर इमीडिएटली डाल करके हम इमीडिएटली ऐसे मरीज को कैथ लैब में शिफ्ट करते हैं, जहां पर कार्डियोलॉजिस्ट जो है इमीडिएटली उसकी एंजियो करके कौन सी नसों में ब्लॉकेज है उसको इमीडिएटली खोलते हैं और बाद में उस मरीज को कुछ समय हम वेंटिलेटर पर रख करके जब वो पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं, उनकी हृदय की गति और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाते हैं, तब हम इनको धीरे धीरे फिर वेंटिलेटर से निकाल लेते हैं। तो ऐसे मरीज में क्रिटिकल केयर का यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट। ऐसी कई एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक पेशेंट जो है स्ट्रोक के साथ आ रहा है। मतलब स्ट्रोक का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन की किसी भी हिस्से में खून का दबाव कम हो गया। स्ट्रोक भी 2 तरीके से होता है। अगर हम क्रिटिकल केयर की बात करें तो इसको रफली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में भी मरीज जो है कई बार उनको सांस लेने की दिक्कत, कई बार बेहोशी की स्थिति में आते हैं। तो उसमें भी क्रिटिकल केयर की जो टीम होती है न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मिल करके अपना इमीडिएटली उनका जो एयरवे, मतलब उनकी सांस को मेंटेन करना, उनकी सर्कुलेशन को मेंटेन करना, उनको ब्रीदिंग को मेंटेन करना, तो इसमें क्रिटिकल केयर का इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं एक्सीडेंट्स की। ऐसे एक्सीडेंट्स जिसमें मस्तिष्क को चोट लगती है, स्कल पार्ट में डैमेज होता है, तो थोड़ा बताएं कि इसमें किस तरह प्रबंधन किया जाता है। अब जैसे सर आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करा कि एक्सीडेंट आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो बहुत कॉमन हो गया, बिकॉज इन व्यू ऑफ इतने ट्रैफिक और जो यंग जनरेशन है जो थोड़ा ट्रैफिक रूल भी नहीं फॉलो करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, तो ऐसे मरीज में अक्सर जो आते हैं हमारे पास वो हेड इंजरी के साथ और भी ट्रॉमा लेकर के आते हैं, जिसको हम पॉलीट्रॉमा बोलते हैं। बट उसमें अगर देखा जाए तो सबसे जो गंभीर स्थिति होती है, जो मरीज हमारे पास सर की चोट, हेड इंजरी के साथ आते हैं। तो अक्सर ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं उसको भी हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हेड इंजरी की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो सीवियर हेड इंजरी वाले पेशेंट होते हैं वो बेहोशी की स्थिति में आते हैं, सांस नहीं ले रहे होते हैं और उनके शॉक में होते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं है। तो ऐसे मरीज में न्यूरोसर्जन का इंपॉर्टेंट जितना रोल है, साथ में इंटेंसिव केयर, क्रिटिकल केयर की टीम का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इमीडिएटली ऐसे मरीज को इमरजेंसी में ही हैंडल किया जाता है। उनको जैसे उनकी कंडीशन देखते हुए अगेन उनको फिर हम अगर शॉक में होता है उनको ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए सेंट्रल लाइन डालना, आर्टरी लाइन डालना, जिसके द्वारा हम जो ब्लड प्रेशर को हर धड़कन के साथ मॉनिटर कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर मरीज बेहोशी की स्थिति में है तो इमीडिएटली उनको भी हम वहीं पर ही सांस की नली में ट्यूब डाल करके वेंटिलेटर पर रख करके इमीडिएटली हम उनको सीटी स्कैन में शिफ्ट करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंसल्ट किस लेवल का है, इमीडिएटली फिर उनको हम सर्जिकल आईसीयू से लेकर के ऑपरेशन थिएटर में लेकर के इमीडिएटली उसको मैनेज किया जाता है। क्रिटिकल केयर की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पर्दे के पीछे होने वाला काम है जी। इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं, क्योंकि इसमें एक आम जो परिचित है मरीज का, उसका जो रिलेटिव है उसकी अप्रोच नहीं होती है, वहाँ पर मिलने का जो समयावधि है वो भी बहुत कम होती है। तो भ्रांतियां भी तरह तरह की कि वहाँ पर क्या घटित हो रहा है, क्योंकि आप सुबह या शाम 2 बार मरीज से मिलने की अनुमति देते हैं। तो ऐसे में मरीज के परिचितों के साथ आपका संबंध किस तरह से रहता है, कैसे आप उनको दिलासा दिलाते हैं, उनका विश्वास कैसे आप जीतते हैं, ये थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। एक्चुअल में क्या होता है, क्रिटिकल केयर में जो मरीज होते हैं वो एक इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर होते हैं, जहां पर नॉर्मली मरीज के अटेंडेंट को एक्सेस नहीं दी जाती। सिर्फ उनको ब्रीफिंग टाइम होता है, मिलने का समय होता है, जैसा आपने बताया सुबह एक बार और शाम को एक बार। वो हॉस्पिटल अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है टाइमिंग का, और उस दौरान भी मरीज के जो अटेंडेंट होते हैं, परिजन होते हैं, उनको 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक अंदर आने की परमिशन दी जाती है, जहां पर उनको दिखाया जाता है और मरीज के बारे में ब्रीफिंग करी जाती है। अब जैसे आपने बोला कि आम धारणा ये होती है, डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि जब मरीज के अटेंडेंट आते हैं वो मरीज की कंडीशन उस समय देखते हैं कि मरीज वेंटिलेटर पर है, उसको मल्टीपल ट्यूब्स डली है, लाइन जल रही है, मॉनिटर है वो बीप कर रहा है, वेंटिलेटर अपना अलार्म कर रहा है कभी, और वेंटिलेशन चल रहा है, वो उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि हमारे मरीज के मतलब क्या कंडीशन है, क्या हमारी मरीज का सही चल रहा है। उनके अंदर एक बहुत
बहुत सारी जो है एक मिथ होता है कि मतलब हमारे मरीज, कई बार मतलब कहने में भी ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन कई बार ये एक आम जनता की एक सोच होती है कि हमारे मरीज शायद है नहीं, फिर भी उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये होता है कि हमारे ऊपर होता है कि हम उनको कैसे ब्रीफिंग कर रहे हैं, उनको कैसे समझा रहे हैं। हमें मरीज के अटेंडेंट का विश्वास जीतना है, हमें उनको ये कन्विंस करना है, हमें उनको ये विश्वास दिलाना है कि आपका मरीज एक सेफ हैंड में है, और हमें उनको हर समय अपडेट करते रहना है कि उनकी मरीज की, जैसा आपने बताया दिन में 2 वक्त तो हम उनको मिलाते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी मरीज की कंडीशन में इस दौरान गिरावट होती है तो हम उसको जरूर ब्रीफिंग करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जैसे हमने सिस्टम बना रखा है कि नॉर्मली हम उनको 3 बार ब्रीफिंग करते हैं, 2 बार मिलाते हैं और एक सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रीफिंग। उससे हमारे प्रयास रहता है कि कई बार मरीज को हम ला करके, कई बार मरीज जैसे उनके दिमाग में चलता है कि मरीज, हमारी वो मजबूरी होती है, कई बार हमें मरीज को वेंटिलेटर के साथ उनको कंप्लीटली पैरालाइज और रिलैक्स और सेडेट करके रखना। इसका मकसद ये होता है कि मान लीजिए मरीज की, किसी मरीज की ब्रेन में चोट है, तो मरीज अगर उठता है, अपने तरफ से स्ट्रगल करने की कोशिश करता है, तो ब्रेन की चोट और बढ़ेगी, फेफड़े को और नुकसान हो। तो उस कंडीशन में हम मरीज को कंप्लीटली रिलैक्स और सेडेट करके रखते। तो बट मरीज के अटेंडेंट को ये लगता है कि हमारा मरीज का कोई रिस्पॉन्स, तो हमारे यहाँ सिस्टम है नॉर्मली, और वर्ल्ड वाइड भी सिस्टम फॉलो करा जाता है। तो मरीज को कुछ पीरियड्स के लिए, जब मरीज को विजिटिंग आवर, अटेंडेंट को जब विजिटिंग आवर होता है, उस दौरान हम कुछ समय के लिए, उसको हम बोलते हैं सेडेशन हॉलीडे, उस दौरान हम कई बार सेडेशन कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, सो दैट मरीज की एक्टिविटीज को हमको उनको दिखा पाए और उनको ये विश्वास दिला पाए, नहीं आपका मरीज जिंदा है, बस ये दवाई और इसके चलते ही है, हम इनको सेडेट और रिलैक्स करके। कई बार मरीज को हम ऑप्शंस भी देते हैं कि मतलब मान लीजिए कुछ मरीज होते हैं जिनको ब्रेन डेड हो गए हैं, तो उनको फिर हम ऑप्शंस भी दिया जाता है कि आप ये कंटिन्यू करना चाहें, जिसको कई बार हम बोलते हैं लामा होता है, कई बार होता है डू नॉट रिससिटेट होता है। कई बार हमें भी बहुत तकलीफ होती है कि हमारे बेस्ट एफर्ट्स, पूरी टीम के बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी मरीज नहीं रेस्पॉन्ड करते हैं और उनकी कंडीशन में लगातार गिरावट होती है। तब मरीज को, हमें जब लगता है कि आउटकम नहीं है, तो हम मरीज के रिश्तेदार को यह ऑप्शन देते हैं कि हम इसमें डू नॉट रिससिटेट, मतलब अगर मरीज की कंडीशन में गिरावट हो रही है तो हम उनको पीसफुली, शांति से जाने का भी एक ऑप्शन देते हैं। और वो डिपेंड करता है कि मरीज की कंडीशन और उसकी गंभीरता की देखते हुए हम ये डिसीजन लेते हैं, और उसमें परिवारजनों को इन्वॉल्व करके ये फिर डिसीजन लिया जाता है। डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, क्रिटिकल केयर में जितनी तरक्की हुई है, इसमें जितना विकास हुआ है, उतना ही ये खर्चीला भी है। क्या ये आम आदमी के बस में है कि एक लंबे समय तक क्रिटिकल केयर में मरीज को रखा जा सके? आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही कि नॉर्मली हमें इस बात का बड़ा दुख भी होता है कि कुछ मरीज होते हैं जिनको हम बचा सकते हैं, बट हमारे सामने ये समस्या आती है कि वो इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाते। मजबूरी में कई बार वो अपने मरीज को वापस घर ले जाते हैं या ऐसे सेंटर में ले जाते हैं जहाँ पर क्रिटिकल केयर की इतनी एडवांस सुविधा नहीं है। भले वहाँ खर्चे कम हो जाते हैं, लेकिन वहाँ वो केयर, वो मैनेजमेंट नहीं हो पाता। इस बारे में मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो क्रिटिकल केयर की जो मैनेजमेंट है, एक्चुअल में देखा जाए तो जो क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट बनाने में बहुत ही एक्सपेंसेस आते हैं, बिकॉज इसमें एक्सपेंसिव मॉनिटर्स होते हैं, एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं, दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, सेंट्रल लाइन, ये सब बहुत सारी एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट की यही कोशिश रहती है और प्रयास भी किया जा रहा है कि इसकी जितने भी हो खर्चे हम कम कर पाएं। जैसे हमारे अभी कुछ आयुष्मान सुविधा है, इंश्योरेंस है, उसमें ये सब सारी चीज कवर हो रही है। मेरी एक आम जनता से भी यही एक विनम्र निवेदन है कि हम अपने गाड़ी का तो इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का हम नहीं करा। अगर आप एवरेज भी 5-7 लाख भी एवरेज इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी आपकी ईयरली जो है 15-10 हजार, 15,000, 20,000 समवेयर वेरी करती है। तो उसमें हम बहुत सारे मरीजों को ये सुविधा प्रदान कर पाएंगे जो कि उनको अभी अवेयरनेस नहीं है। तो हम गाड़ी, अपने बाइक के लिए तो इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन अपने शरीर, अपने लिए नहीं कराते। तो अगर ये चीज हम प्रमोट करें, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है लगातार, और एक आपके माध्यम से मैं चाहूंगा आप इस चीज को और अवेयरनेस बढ़ाएं कि सो दैट हम अपने इंश्योरेंस ले, सो दैट हम ये चीजों को हम अच्छी तरीके से, अच्छी सुविधा के साथ मरीज को हम ये सुविधा दे पाए और उनका इलाज कर पाए। अब बात करते हैं कि जो क्रिटिकल केयर से जुड़े लोग हैं उनके बारे में, कि आप लोग किस मिट्टी के बने होते हैं, क्योंकि 24 घंटे काम करना और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, और एक प्रेशर मरीज के परिचितों का भी होता है, और स्वयं आपने एक ऐसी पढ़ाई की होती है जिसमें इंसान को बचाना सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है, और नींद, इसके बीच में किस तरह का समन्वय, तालमेल आप करते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एटलीस्ट इतने क्लोजली आपने इस चीज को जाना और इस चीज टॉपिक को उठाया। डेफिनेटली जो क्रिटिकल केयर की टीम होती है, उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग, पैरामेडिक्स, हाउसकीपिंग, ये दिन रात इनका काम होता है कि उसी माहौल में काम करते हैं। तो अगर ये माहौल की हम बात करें तो डेफिनेटली ये माहौल ऐसा बहुत खुशनुमा माहौल नहीं होता है। अगर हम वार्ड में पेशेंट है, वो कॉन्शियस है, होश में, वो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मरीज होते हैं वो बहुत ही सीरियस में होते हैं, सीरियस कंडीशन होती है, उनको वेंटिलेटर पर होते हैं, लाइफ सपोर्ट पर होते हैं। तो
कई बार बहुत सारे उसमें यंग पेशेंट्स होते हैं, और जब हम उनके रिश्तेदार से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनकी दुख, उनकी तकलीफ़ों को देख करके हमारा भी मन बहुत दुखी होता है। बट हमें ये सब कुछ साइड रख करके हमें आगे बढ़ना है। हमें ये सोचना है कि नहीं, हमारे सामने जो स्थिति है, हमें मरीज को किसी भी सर्कमस्टांस, किसी भी कंडीशन में उनकी लाइफ को बचाना है। तो उसके लिए हमारी पूरी टीम की ये प्रयास रहती है, अथक हम परिश्रम करते हैं। कई बार जब वो मरीज को हम नहीं बचा पाते तो जितना परिजनों को दुख होता है उससे ज़्यादा हमें भी शायद होता है, लेकिन हम वो चीज़ व्यक्त नहीं कर पाते। हम उसको फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली इस स्ट्रेस को टैकल करने के लिए हम भी कोशिश करते हैं कि जो स्टाफ होते हैं उनको नॉर्मली एक उनके फिक्स ड्यूटी आवर्स की जाती है, बट डेफिनेटली 6 से 8 घंटा उनकी ड्यूटी होती है। स्पेशली जब कोविड टाइम था तो उस समय मैन पावर की इतनी क्राइसिस थी, तो उस समय तो डेफिनेटली हमारे लिए डू और डाई वाली सिचुएशंस थी। और उस स्थिति में भी ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी कि हम अपनी पूरे प्रयास से जितना हो सका उनको बचा पाए। और जहाँ तक इसकी बात है कि कई बार इस चीज़ को लेकर के हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं, कई बार हमें नींद भी नहीं आती है, बट उस चीज़ को धीरे धीरे हमारी कोशिश रहती है, हम उस चीज़ को अपने आप को उस स्थिति में ढाल करके हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे यही प्रयास रहता है कि पूरी टीम जो है अपना बेस्ट एफर्ट करे और बेस्ट रिजल्ट दे, और बाकी ईश्वर के हाथ में जो होता है हम अपना प्रयास करते हैं। और ईमानदारी से कोई भी क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, टीम होती है, सबका ईमानदारी से यही प्रयास रहता है कि बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करा जाए और मरीज की जान बचाई जा सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? जो तमाम भ्रांतियां, ऐसे कहा जाता है कि आईसीयू में ज़बरदस्ती पेशेंट्स को रखा जाता है, लंबे समय तक रखा जाता है ताकि बिल बढ़ाया जाए, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? हाँ, इस बारे में मेरी आपसे यही विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इस चीज़ में, एक मिथ है, एक्चुअल में देखा जाए तो हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हमारे अंदर भी वही सोच है, हम भी ये अपने आप को सोचते कि कल को हमारे परिजन या हम भी यहाँ लेटे हो सकते हैं। तो हमारे सबकी ईमानदारी से प्रयास यही रहता है कि मरीज की जब तक जरूरत है तभी आईसीयू में रखा जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कई मरीज होते हैं बेस्ट एफर्ट के साथ भी हमें लगता है इनका आउटकम अच्छा नहीं है, तो हमारे यहाँ सिस्टम बनाया गया है कि जिसमें हम उनको ऑप्शंस दिया जाता है कि आप डीएनआर के ऑप्शंस दें, सो दैट हम मरीज की लाइफ को और न प्रोलॉन्ग करें, सो दैट उनके खर्चे कम करें। हमें भी पता है जिसमें आउटकम अच्छा नहीं है, बट कई बार हमें ये लगता है कि चाहे मरीज हमें कुछ भी बोले, जब वो डिस्चार्ज होता है, ठीक होकर के जाता है, शायद उसको हमारा नाम याद ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहता है, जिंदगी भर वो हमें याद रखता है, हमारे चेहरे से याद रखता है कि उस इंसान ने हमारी एक जान को बचाया। तो परिजन भी हमें, चाहे हमें नाम से याद ना रखें, बट याद जरूर रखते हैं। देखिए, बहुत सारी भ्रांति फैलाई जाती है, बहुत सारी चीजें होते हैं, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हर मेडिकल प्रोफेशन में ईमानदारी से हर डॉक्टर का प्रयास रहता है कि वो अपने मरीज का बेस्ट करे और कोशिश करे कि हर मरीज ठीक हो जाए। अगर हमारे वश में हो तो हम कोशिश करें कि हर मरीज ठीक होकर जाए, किसी भी परिजन को दुखी ना होना पड़े अपने मरीज, अपने नियर और डियर रिश्तेदार को खो करके। यही हमारा प्रयास है। और मेरी सभी से, आपके माध्यम से मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जो आम धारणा है डॉक्टर्स के प्रति, जो थोड़ा सा एक नेगेटिविटी अभी फैल रही है, बट विश्वास करें हम आप ही की तरह हैं, हम आपके बीच के ही हैं। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपना ईमानदारी से बेस्ट करें, तो हर मरीज को एक बेस्ट एफर्ट के साथ, पूरी प्रयास के साथ उसको ठीक करके भेजें। यही हमारे मकसद है। तो डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और गंभीर रोगों में क्रिटिकल केयर की भूमिका, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।